बात 2040 की है, आपके ग्रोसरी का बिल बढ़ के 3 गुना हो गया है। इस वजह से नहीं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, बल्कि क्रॉप्स ने जो है ग्रो करना ही बंद हो गया है, क्रॉप्स पैदा ही नहीं हो रही हैं, तो इसलिए महंगाई बढ़ रही है। एसी जो एक लग्जरी था आज बहुत नेसेसिटी बन चुका है। ये कोई एक फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी हकीकत है, और इसका रीज़न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट विच इज़ द क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो हमको क्लाइमेट चेंज की और क्लैरिटी आएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने के लिए आपको बहुत ही मैं एक अच्छा एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। गर्मियों में जब भी हम अपनी कार कभी सनलाइट में रखते हैं तो आपने पाया होगा कुछ टाइम बाद अंदर का एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है नेचुरली। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारी सनलाइट विजिबल रेज होती हैं, सनलाइट विजिबल रेज जब भी आपके कांच से आके टकराती हैं और अंदर जो भी मेरा इंटीरियर है कार का, वहाँ जाके उसमें इन फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन कन्वर्ट हो जाती है। देन वहाँ पे वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कांच की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो मेरी इनकमिंग रेज है उसको तो वो आने देता है, बट जो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो चुका है उसको बाहर ट्रांसमिट नहीं होने देता है, बाहर नहीं जाने देता है। इस वजह से वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है कार के अंदर। ठीक इसी तरीके से आप मान लीजिए जो कार का अंदर का एरिया है वो है मेरा अर्थ, कांच है वो एक तरह की लेयर है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर है। सन से जो रेज आती हैं अर्थ पर टकराती हैं और वहाँ से जो है अर्थ एक तरह से वार्म होती है, उसके बाद वापस से टकरा के इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में जब वो वापस जाती हैं तो अर्थ के चारों और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो गैसेस जो कि ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप जो चार्ट देख सकते हैं CH2, CH4, NO2, SO2, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं समहाउ और वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे अर्थ का एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है और वो लिविंग सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी है। बट ड्यू टू ओवर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसान की गतिविधियों की वजह से ये कंसंट्रेशन दिन पे दिन CO2 का बढ़ता जा रहा है, और जब ये CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो ये और ज़्यादा रेस को ट्रैप करेगा, और यही वजह से रीज़न है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आप देखेंगे, इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, के बहुत ज़्यादा ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो आपके हेल्थ पे है। आप देखोगे हेल्थ आए दिन न्यूज़ आती है गर्मियों में कि जो हीट वेव्स की वजह से कितने ही लोगों को एडमिट किया गया है या जाने जा रही हैं। इवन आप देखोगे कि चाहे वो बिल इंक्रीज़ हो रहे हैं, चाहे वो उसका क्रॉप्स पे असर पड़ रहा है, तो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इसका रीज़न क्या है, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उसमें ये दिया गया है कि जो 0.1% रिच हैं वो एक दिन में इतना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं जितना कि साल भर में लोअर 50% पब्लिक नहीं करती है। मैं आपको फिर समझाता हूँ। मान लीजिए 1000 लोग हैं, उसमें जो रिचेस्ट टॉप 1% है, यानी कि जो पहला है, वो एक दिन में इतना कार्बन इमिशन करता है जितना कि जो नीचे के 500 लोग हैं वो साल भर में नहीं करते हैं। तो हमारी जो लेविशिंग रिच लाइफ स्टाइल है, जिसमें हम बोलें बहुत सारे मटेरियल हैं, जिसमें ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। और इसीलिए जो रिच हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हीरोज़ को बदलें और क्वेश्चनिंग करें। दैट बिकम समटाइम मोर इम्पॉर्टेंट। क्या क्या आपके कॉजेज़ हो सकते हैं, किस वजह से जो है आपकी ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ता है। सबसे जो मेन है वो तो देखिए एनर्जी कंजम्पशन है, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, और भी है। इसमें से टॉप 3 का हम डिस्कशन करेंगे कि वो किस रीज़न से और कैसे उसको रिड्यूस किया जाए। तो सबसे टॉप पे आता है आपका एनर्जी कंजम्पशन। तो देखिए जब भी कोई भी हम यहाँ पे बोलें एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं, मैं बोलूँ कोई भी मटेरियल, अप्लाइंसेस, इवन आपका कार को हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। और जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉसिल फ्यूल है दैट इज़ द कोल। बर्निंग ऑफ कोल का बहुत ही आपने फेमस एग्जांपल देखा होगा, आपको रिएक्शन पता होगी, कम्बशन की रिएक्शन सिंपली O2 की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन का जलना तो CO2 रिलीज़ करता है, या आपने छोटे पे साइंस की क्लासेस में पढ़ा होगा। तो देखिए हम जो भी एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैं बल्ब जला रहा हूँ, मैं जितनी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी मैं अप्लाइंसेस घर के चला रहा हूँ, चाहे वो मेरी वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, इवन मैं कार चला रहा हूँ या मैं कोई भी TV चला रहा हूँ, सब में एक एनर्जी यूज़ होती है। ये एनर्जी आती है आपकी कोल से। कोल जब बर्न होता है तो वहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होती है। तो जितनी ज़्यादा हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा ये कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होगा, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा।
सबसे पहली बात समझने की हमारी ये है, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और उसके बाद अगर हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं और हम एक जो है रिच लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उससे भी डिफरेंस आता है। तो जो भी टॉप रिच लोग हैं, पहले आपको ये बोला जाता है कि आप जो है रिच बनिए, पैसा कमाइए और लेविशिंग लाइफस्टाइल जिए, तो फिर वो हमारे आदर्श बन जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे टॉप मोस्ट रिच पीपल, पॉलिटिशियंस और इवन दीज रिलीजियस गुरु, तीनों साठ गांठ करके आपको ये प्रमोट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और आप उनके जैसे करो, बनो। और यही एक पूरा लूप बन जाता है ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन में। और यहाँ रीज़न मेन ग्रीड है, क्योंकि कई बार आप बोलोगे हम साइंस को तो ये पूरा पता है, हमने साइंस पढ़ी भी है, फिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? रीज़न इज़ द ह्यूमन ग्रीड। तो उस पर कई बार हमको वो चीज़ देखनी होती है, और वो आपको बोलेंगे बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग एक्सीलेंस, वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस ह्यूमैनिटी विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रूथ। दे वॉन्ट चीप लेबर। रिलीजियस गुरु चाहते हैं कि भैया उनकी वो पब्लिक बनी रहे, पॉलिटिशियंस को बेरोजगार भारत में कुछ लोग मिले और कैपिटलिस्ट लोगों को जो है चीप लेबर मिले। इसलिए वो आपसे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। और ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होगा और आपका क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा, लेविशिंग रिच लाइफस्टाइल की जगह मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। इसके बाद अगर हम बात करें वही मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, तो हम ट्रांसपोर्ट दो दो कारों की जगह खुद की एक कार हो, या हम इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो उससे भी डिफरेंस आएगा। इसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर की। तो देखिए एग्रीकल्चर से किस तरह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कनेक्टेड है वो समझना होगा। एग्रीकल्चर जहाँ पे हम बोलेंगे सिर्फ यहाँ पे क्रॉप्स का ग्रोइंग ही नहीं है, एक एनिमल एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे जानवर को ग्रो किया जाता है फॉर द मीट इंडस्ट्रीज। जितने भी हमारे जो कैटल्स होते हैं, जो हूफ्ड मैमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये सब इसको हम ग्रो करते हैं और इनका मीट भी यहाँ पे खाया जाता है। तो इनके अंदर एक एंटेरिक फर्मेंटेशन होता है जहाँ से ये मीथेन रिलीज करते हैं। कई बार हमको लगता है अच्छा ये तो नेचर में प्रेजेंट है, उन्हीं को किल करके या जो भी रीज़न से किया जा रहा है, बट शायद आपको पता हो पर्दे के पीछे की पूरा एक एनिमल फार्म होता है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ब्रीडिंग से ग्रो किया जाता है इनको इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे दीज आर जस्ट द सेंटिएंट बींग्स। तो जो एक पेन वाली बात वो अलग है, इसके अलावा यहाँ पे ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। वो मीथेन इवन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। दूसरा, यहाँ पे पैडी फील्ड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और आप देखोगे जो हमारा एग्रीकल्चर है, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर तो जो आपका एनिमल्स हैं उनके लिए यहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो देखिए जैसे जैसे आप देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो क्रॉप है, क्रॉप का बोइंग सीजन है, इवन क्रॉप की जो है यहाँ पे सॉइल है, इन सब पे एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको पता हो शायद बीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन वहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो जो हमारे बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी से स्टिक होकर दूसरे प्लांट पे जाते हैं और उसके बाद पोलन ग्रेन्स आपस में इंटरेक्ट करके वहाँ फ्लावर बनाते हैं, या हम बोलें कि वहाँ पे क्रॉप फॉर्मेशन होता है। तो बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। अब जैसे ही आप देखोगे पूरा का पूरा आप इमेज में देख पा रहे हो कि जैसे ही क्लाइमेट शिफ्ट होगा तो वहाँ पे ड्यू टू वेरियस रीजंस आपकी क्रॉप टाइम पे ग्रो नहीं होगी। जब क्रॉप टाइम पे ग्रो नहीं होगी तो वहाँ पे बीज भी इफेक्ट होंगी, और इवन जो बीज हैं उनके ऊपर भी क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो इस वजह से इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा आपके क्रॉप्स पे, और वो क्रॉप्स जो है इनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और वो आपके सीधा पॉकेट पे असर पड़ेगा। तो ये कल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर फेसिंग दिस एंड इवन लाइक अवर फ्यूचर जनरेशन विल फेस। अगर आप इस पर विश्वास रखते हो कि हाँ हमें भी फ्यूचर पे जनरेशन को भी लाना चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी लाइक अलार्मिंग सिचुएशन जहाँ पे हमको कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडीज़ हैं, इसको मद्देनज़र देखते हुए कि जैसे जैसे आप देखो क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इवन जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक तरह की समिट रखी टाइम टू टाइम। जो सबसे पहली समिट थी वो रियो डी जेनरियो अर्थ समिट थी 1992 में। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, शायद ये आपने कभी अपने साइंस की किताब में भी पढ़ी हो। अब तो चैप्टर ही इन्होंने एनवायरनमेंट का हटा दिया है, तब तो बात ही अलग है। फिर पेरिस एग्रीमेंट होती है जहाँ पे हम बोलेंगे कि जो है टेम्परेचर हमको 1.5 डिग्री ओवरऑल वो कम करना है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि 2015 में था।
2021 में 2070 के लिए हमने टारगेट रखा कि नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन करना है। बट जिस रेट से हम जा रहे हैं, अगर आप 1992 से 2026 तक भी देखो, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और जो आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो तो पिछले 20 साल में इस तरह से इंक्रीज हुआ है, लाइक हॉकी स्टिक इफेक्ट, इतना एब्रप्टली इंक्रीज हुआ है। तो सबमिट्स होती रहे, बट जब तक मैं समझता हूँ कि पब्लिक अवेयर नहीं होगी और टॉप 1% लोग चेंज नहीं लाएंगे तो क्लाइमेट चेंज जो है वहाँ थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब एक एज अ इंडिविजुअल हम कैसे जो है क्लाइमेट चेंज पे जो है वर्क कर सकते हैं, तो हम इसको समझेंगे। तो दो केसेस मैं आपके सामने लेता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। यहाँ पे दो केसेस मैंने लिए हैं, इसको ढंग से देखिएगा और हम यहाँ पे समझते हैं। केस 1, मान लीजिए एक जगह 200 पीपल रहते हैं, 100 मेल और फीमेल या 100 कपल। अब ये 100 कपल आपस में एक डिसीजन लेते हैं और मैरिड कपल हैं इंडिया में, तो ये एक अर्निंग और मैरिड कपल है, इनकी एक लाइफ स्टाइल ये जी रहे हैं और उसके बाद ये एक फैमिली प्लानिंग भी करते हैं कि हम बेबी प्रोड्यूस करेंगे। तो इनकी लाइफ स्टाइल मटेरियलिस्टिक है, रिच लाइफ स्टाइल है, जहाँ पे वो सारे संसाधनों का फुल उपयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही वो सब डिसीजन लेते हैं कि हम 2 बच्चे पैदा करेंगे। हर एक कपल जो है वो ये डिसीजन लेता है कि 2 बच्चे पैदा करेंगे। तो हमने देखा था 100 कपल या 200 पीपल थे, हर एक कपल 2 बच्चे करता है। तो 200 पहले थे, 200 और हो गए, तो टोटल कितने हुए? 400 पीपल। अब ये 400 पीपल जो हैं इस केस में यहाँ पे एक तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, फिर इनकी लाइफ स्टाइल बहुत लेविशिंग है, रिच है, तो कार्बन इमिशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम सेकंड केस देखें, सेम यहाँ पे भी 200 लोग हैं, यानी कि 100 कपल हैं। और अगर आप देखो, ये डिसाइड करते हैं, ये अवेयर होते हैं, ये अपने हीरोज़ को चेंज करते हैं और ये खुद लोग डिसाइड करते हैं कम्युनिटी कि हम एक बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल जिएंगे और चाइल्ड फ्री रहेंगे। ओके, आजकल बहुत कॉमन है चाइल्ड फ्री, फिर भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 50 कपल ने सोचा कि हम चाइल्ड करते हैं, वो भी एक। टोटल 100 कपल थे, उनमें से 50% चाइल्ड फ्री थे और 50 कपल ने सिर्फ एक चाइल्ड किया। टोटल कितने बेबी हुए? 50 बेबी हुए। टोटल पब्लिक कितनी यहाँ पे हुई? 250, जबकि केस 1 में कितना था? 400। तो आप खुद डिफरेंस समझ सकते हैं। इनका लाइफ स्टाइल पूरा मिनिमलिस्टिक था, जहाँ पे ये शेयर्ड अपार्टमेंट्स या छोटे घरों में रहते थे और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे और यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम था और मोर नेचर फ्रेंडली थे। तो 15 साल बाद जब आप दोनों का कंपैरिजन करोगे, मान लीजिए ये 2 केसेस आपके सामने रखें, ये 2 कम्युनिटी हैं, तो आप जो केस सेकंड देखोगे वहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स से आप देखोगे CO2 कंजम्पशन बहुत डिक्रीज हो गया है और वहाँ पे वो एक बेटर एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी कम है। तो हमेशा जो है केस सेकंड है वो लाइफ स्टाइल हम वो भी अपना सकते हैं। उसके लिए हमको हीरोज़ चेंज करने की ज़रूरत है, इंटरनल क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो हम वैसे भी देख ही रहे हैं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द एफर्ट। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप कितना जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और आप जो है यहाँ पे क्या स्टेप आप ले रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।